गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा मुख्य विषय है दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या क्या है तथा दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जाए, ये मुख्य प्रश्न है हमारा। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ जाता है। लेकिन दोहरी गणना की समस्या क्या है, इससे कैसे बचा जाए, इसकी चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे कि ये दोहरी गणना की समस्या पैदा क्यों होती है। देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में 3 स्तरों पर की जाती है: आय स्तर, व्यय स्तर और उत्पादन स्तर। यानी कि आय विधि, राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि है। और जब हम राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि से करते हैं तो दोहरी गणना की समस्या पैदा हो जाती है। तो क्या है ये दोहरी गणना की समस्या, इसे अब हम देखते हैं। देखो बच्चों, दोहरी गणना से अभिप्राय है किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना। यानी कि एक से ज़्यादा बार उसी वस्तु के मूल्य की बार बार गणना करना, एक से अधिक बार गणना करना, वो क्या कहलाती है? दोहरी गणना। इसका कारण ये है कि यद्यपि हम उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ते हैं। देखो बच्चों, जब राष्ट्रीय आय का अनुमान उत्पाद विधि के द्वारा लगाते हैं तो केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। जैसा कि हम उत्पाद विधि कराते हैं उस टाइम पे सावधानियों में भी हमने बताया, केवल अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाएगा। परंतु फिर भी ये दोहरी गणना की समस्या पैदा हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसका कारण है। देखो बच्चों, प्रत्येक उत्पादक उद्यम ये समझता है कि मैंने जो प्रोडक्ट, जो भी मेरे द्वारा बेचा गया जो उत्पाद है वो अंतिम है। अब प्रत्येक उत्पादक उद्यम अपनी वस्तु को अंतिम वस्तु मानता है। तो देखिएगा, वो ये समझता है कि उसके द्वारा बिक्री की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही बिक्री है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। एक किसान है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे किसान का। एक किसान है, 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है और उसे एक आटा मिल को बेच देता है। जो आटा मिल है ना, उसको बेच देता है। जहाँ तक किसान का संबंध है, उसके लिए गेहूं की बिक्री अंतिम वस्तु की बिक्री है। वो ये समझता है कि मैंने जो बिक्री की है वो अंतिम वस्तु की बिक्री है। मान लीजिए किसान गेहूं बेच करके 400 रुपये प्राप्त करता है। देखो, गेहूं के उत्पादन में किसान का कोई खर्च नहीं होता है, तो उसका जो मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य है वो हम 0 मान लेते हैं। तो 400 रुपये प्राप्त करता है, उसका गेहूं के उत्पादन पर कोई खर्च नहीं होता है। इस प्रकार किसान ने 400 रुपये के मूल्य का योगदान किया है। लेकिन आटा मिल के लिए गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। वह गेहूं को मैदा में परिवर्तित करता है तथा उसे बेकरी वाले को 600 रुपये में बेच देता है। देखो बच्चों, 400 रुपये जो मिल वाला है, आटा मिल वाला है, 400 रुपये का गेहूं खरीदता है और उसको आटा बनाता है और 600 रुपये में बेच देता है। आटा मिल मैदा को अंतिम उत्पाद मानेगा, लेकिन बेकरी वाला उसे मध्यवर्ती वस्तु मानेगा। उसका प्रयोग डबल रोटी बनाने के लिए करेगा। बेकरी वाला डबल रोटी दुकानदार को 800 रुपये में बेचता है। बेकरी वाले के लिए डबल रोटी अंतिम वस्तु है, लेकिन दुकानदार के लिए यह मध्यवर्ती वस्तु है। मान लीजिए दुकानदार डबल रोटियों को अंतिम उपभोक्ताओं को 900 रुपये में बेचता है। जहाँ तक किसान, आटा मिल, बेकरी वाले तथा दुकानदार का प्रश्न है, उनके उत्पादन का मूल्य निम्नलिखित होगा। तो देखिएगा बच्चों, उत्पादन का जो मूल्य है वो देखिए 400 रुपये। किसान ने जो बेचा है 400 रुपये का और आटा मिल वाले ने 600 का। देखो, किसान गेहूं को अंतिम वस्तु मानता है और मिलर जो है, मिल वाला 600 रुपये को अंतिम मानता है। तो देखो, जो 400 रुपये हैं ये 600 में भी आ गए और ये 800 रुपये को अंतिम कौन मानता है? बेकरी वाला। और फिर दुकानदार 900 रुपये में बेच देता है। तो देखिएगा, ये 400 रुपये हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी कि 600 में भी इंक्लूड है, 800 में भी इंक्लूड है, 900 में भी इंक्लूड है। यानी कि ये देखिएगा, इनमें सब में है शामिल। तो उत्पाद का मूल्य हो गया 2700 रुपये। जबकि सही मायने में जो मूल्य की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 400 रुपये की हुई है, यहाँ पर 200 रुपये की
और यहाँ पर फिर 200 रुपये की, यानी कि 200 और 200। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर 400 की, फिर 200, फिर 200। तो इस प्रकार से आप ये देखिएगा कितने रुपए की हो गई, और फिर यहाँ पर हो गई 100 रुपये की। तो टोटल जो मूल्य वृद्धि हुई है 900 रुपये की हुई है। लेकिन बार बार काउंटिंग करने से दोहरी गणना की समस्या, यानी कि 2700 रुपये में 400 रुपये कई बार जुड़े हैं, यही दोहरी गणना की समस्या है। तो देखो बच्चों, एक वस्तु के मूल्य की गणना जब एक बार से अधिक होती है तो इसे दोहरी गणना कहते हैं। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। तो दोहरी गणना की गलती से बचने के दो उपाय हैं। पहला है अंतिम उत्पाद विधि और दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि। तो देखो बच्चों, अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। तो अंतिम उत्पाद विधि में क्या करते हैं, इस विधि के अनुसार दोहरी गणना की गलती से बचने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। अन्य शब्दों में केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। एक तो ये उपाय है। दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि से अभिप्राय है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा गया है, इसकी गणना करना। मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए किसी उत्पादन के मूल्य में से उसकी लागत को घटा दिया जाता है और किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़कर घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा दोहरी गणना की समस्या और इससे बचने के उपाय। फिर दोबारा से एक बार रिवाइज कराते हैं कि दोहरी गणना की समस्या से अभिप्राय, जब किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक बार की जाती है तो वह दोहरी गणना की समस्या कहलाती है। और इससे बचने के जो उपाय हैं, अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि, यानी कि ये दो उपाय हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर करें। और इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू।